नमस्कार। मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। बहू ओ बहू, जगदीश प्रसाद जी ने अपनी बहू को आवाज़ दी। बहू चिढ़ते हुए बोली, जब देखो बेड पर पड़े पड़े बस चिल्लाते रहते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं। जब से रिटायर होकर आकर घर बैठे हैं तब से मेरा जीना हराम कर रखा है। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। जगदीश प्रसाद जी बोले, बहू जरा एक कप चाय बना दो। पता नहीं क्यों सर भारी सा लग रहा है। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि दूध बच्चे पीते हैं, फिर भी हर समय चाय पीने की फरमाइश कर देते हैं। इतना ही चाय पीने का शौक़ है तो 1 लीटर दूध आप अपने पैसों से मंगवा लीजिए। फिलहाल दूध नहीं है। बहू बहू कहकर नौकरानी बना रखा है। अरे नौकरानी भी काम के बदले मनमाना पैसे लेती है, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी ये कभी वो, न जाने कब जान छूटेगी। तमतमाते हुए अपनी माँ के पास फ़ोन लगाकर बात करने लगी। अरे माँ, इस बूढ़े ने तो जीना हराम कर रखा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर मुझे अपने इशारों पर नचाता रहता है। कभी बोलेगा दलिया बना दो तो कभी खिचड़ी बना दो। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। आज तो फैसला हो ही जाएगा। कहते हुए गुस्से में माँ का फ़ोन भी काट दी और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। बेचारा जगदीश प्रसाद जी 1 कप चाय क्या मांग लिया कि उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ गया। जगदीश प्रसाद जी मन ही मन सोचने लगे कि शाम के 4 बज गए। बहू तो अपने लिए हमेशा 4 बजे चाय बनाती ही है। 1 कप मेरे लिए भी बना देती तो क्या हो जाता। मैं तो इस घर का सदस्य हूँ। अरे लोग तो पराये इंसान को भी चाय पानी पिला देते हैं। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। फिर क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना यह घर काटने को दौड़ता है। बिल्कुल जीने का मन नहीं करता। अब हमें अपने पास बुला लो। कहते कहते उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंसू पोंछे और गांव के चौराहे पर एक चाय वाले की दुकान थी, जहां शाम के वक्त सभी लोग जाकर बैठते थे और अपने हम उम्र लोगों के साथ 4 बातें किया करते थे। उसी दुकान पर जाकर बैठ गए। सोहन एक बहुत ही भला और समझदार व्यक्ति था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर बातें ज्ञानी बाबा जैसा करता था। यूँ कहिए उसे दुनियादारी की समझ थी। जगदीश प्रसाद जी को परेशान देखकर बोला, काका चाय बनाऊं, चाय पियेंगे? जगदीश प्रसाद जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा। जेब एकदम खाली था। जगदीश प्रसाद जी बोले, सोहन बेटा आज नहीं, मेरा मन नहीं है। सोहन बोला, काका तुम तो मेरे बाप जैसे हो, चिंता मत करो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं तो खुद के लिए चाय बनाने जा रहा था, सोचा आपके लिए भी बना लूँ। थोड़ी देर में सोहन चाय लेकर आ गया। लो काका चाय पियो। सोहन ने काका का उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं काका, मेरा चाय में साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए जगदीश प्रसाद जी सोचने लगे, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली। बहू पता नहीं चाय देती है या पानी। चाय पीते पीते जगदीश प्रसाद जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले, सोहन तेरी चाय का स्वाद बिल्कुल तेरी काकी यानी मेरी पत्नी सुनैना जैसा ही है। ऐसी चाय सुनैना बनाती थी। कहकर आंखों से और आंसू निकल पड़े। सोहन बोला, काका जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो,
क्या बात है? जगदीश प्रसाद जी ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी काकी याद आ गई थी, कहकर झूठी हंसी हंसने लगे। सोहन बोला, कुछ तो बात है, पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हो। पहले जब काम करते थे तब खुश रहते थे। काकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब से आप रिटायर हुए हैं तब से बहुत उदास रहते हैं। बताओ न काका, क्या बात है? इतना सुनते ही जगदीश प्रसाद जी अपने आप को रोक नहीं पाए। क्या बताऊं? पहले मैं पैसा कमाता था तो सब ठीक था, अब मैं लाचार हो गया हूँ। अब यह शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। यह अब बेटा बहू को मुझे घर में रहने से परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह आज अपने पैरों पर खड़ा है। माँ बाप तो कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं? अब तू ही बताओ सोहन बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक एक पल जिंदगी बोझ लगने लगी है। सोहन ने कहा, तुम कहाँ जाओगे काका? वह घर जितना उनका है उतना ही तुम्हारा भी है। आपने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वह लोग जाएंगे। जगदीश प्रसाद जी बोले, नहीं नहीं बेटा, वह मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उन्हीं का तो है। आपकी बात तो सही है, आपके बाद सब उन्हीं का तो होगा, फिर वह क्यों नहीं समझते? सोहन बोला, ठीक है काका, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आपके घर भेजता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर जगदीश प्रसाद जी घर की ओर चल पड़े। रात को जगदीश प्रसाद जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने अपने खाने की प्लेट पर एक नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे के बने हुए कचौड़ी, जिन्हें चबा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही बहू को कहे, बहू मेरे लिए दलिया या खिचड़ी ही बना देती होती, मुझे यह सब नहीं खाया जाता। इतना सुनते ही बहू चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, अब आपका नखरा मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं सब्जी में तेल ही तेल है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब की अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। और वह अपने पति सुमित से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, सुनो जी, यह रोज़ रोज़ के किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब देखो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लो। सुमित बोला, अब क्या हुआ? क्यों रोज़ रोज़ घर में कलेश कर रखा है? चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या करूं? पिताजी है वह मेरे। मुझे कुछ नहीं पता। अब कान खोलकर सुन लो। 1-2 दिन में उनका कुछ इंतजाम करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मत कहना नहीं बताया। गुस्से में बर्तन साफ करती हुई बोली, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। सुमित ने कहकर बाहर घूमने चला गया। सुबह होते ही जगदीश प्रसाद जी सोहन के पास जाते हैं। उसे कहते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। रात तो बहू ने यहाँ तक कह दिया कि मैं रहूँगा या वो रहेगी। सोहन, तुम ही कुछ बताओ ना, जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए। जगदीश प्रसाद जी बोले, सोहन, ज़माना कितना बदल गया है। पहले माँ बाप का हुक्म सराखों पर होता था। हम अपने माँ बाप को देवता तुल्य समझते थे। सुमित की माँ मेरे माता पिता का कितना ख्याल रखती थी। लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा।
लेकिन यह सब कहने की बातें होती है। मैं इन लोगों को कहने से पहले ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। हाँ, यही सही होगा मेरे लिए। इतना कहकर जगदीश प्रसाद जी अपने घर की ओर चल दिए। पीछे पीछे सोहन भी आ गया। काका सुनो तो सही। रुको काका, पहले मेरी बात सुनो। काका, मेरे पास एक उपाय है, शायद वह काम कर जाए। यदि उपाय काम कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। सोहन ने जगदीश प्रसाद जी से कहा, आप इतना टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कोई नहीं होगा पूछने वाला। आराम से घर जाओ, मैं शाम को अपने दोस्त के साथ आता हूँ। जगदीश प्रसाद जी उदास होकर अपने घर चले गए। बहू ने जगदीश प्रसाद जी का सामान उठाकर बाहर रख दिया और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद सुमित एक रिक्शा लेकर आया। वह अपने पिता को आवाज़ लगाने लगा। जगदीश प्रसाद जी बाहर आए और बोले, क्या हुआ, क्या बात है? सुमित ने कहा, पिताजी, मैं अपने घर क्लेश नहीं चाहता। यह रोज़ रोज़ के किचकिच से मैं परेशान हो गया हूँ। आपका ज़िंदगी तो अब ख़त्म ही होने वाली है। अब अपनी बची खुची ज़िंदगी कहीं भी काट लोगे, इसलिए आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी यह घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊँगा। अब आपके नखरे हमसे नहीं उठते। घर बेचने की बात सुन जगदीश प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जगदीश प्रसाद जी को मानो सांप सूंघ गया हो, कुछ कह नहीं सकते थे, बस चुपचाप खड़े होकर अपने घर को देखने लगे। उस घर के हर एक कोने में अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगे। वह सोच रहे थे कि कितनी मेहनत से इस मकान को बनाया था और सुनैना इस खाली मकान को सपनों का घर बनाई थी। तभी उनका हाथ पकड़कर सुमित उन्हें खींचते हुए रिक्शे में बैठाने को मजबूर कर रहा था। जगदीश प्रसाद जी अपना हाथ छुड़ाते हुए घर के अंदर गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर बाहर आ गए। जगदीश प्रसाद जी भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मगर आज उनका बेटा और बहू मानो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। तभी सोहन अपने दोस्त के साथ वहां आ पहुंचा। सोहन माहौल को परख लिया। वह समझ गया कि सुमित जगदीश प्रसाद जी को ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा है। अपने दोस्त के साथ एक फाइल लेकर जगदीश प्रसाद जी को दिखाते हुए कहा, लो काका, आपका घर इन्होंने खरीद लिया है। यह रहे कागजात। और जगदीश प्रसाद जी की तरफ इशारा किया। कागजात हाथ में लेकर अब जगदीश प्रसाद जी खुद ही रिक्शा में बैठने चले गए और सोहन ने कहा, ठीक है। तभी जगदीश प्रसाद जी बोले, सोहन बेटा, कागजात मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊँगा। अब यह घर तुम्हारे दोस्त का हुआ। इतना सुनते ही सुमित और सुमित की पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। हाय हाय, यह क्या हो गया? तुम्हारे बाबूजी ने घर ही बेच दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सुमित भी मन ही मन सोच रहा था, जिस घर के लिए बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, वही घर तो बाबूजी ने बेच दिया। अब क्या होगा? बाबूजी, आपने बिना बताए ही मकान बेच दिया, हमें बताया भी नहीं। आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सोचा है कभी? सुमित ने गुस्से में कहा, बाबूजी, यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? कहकर रोने लगा। सुमित की बात सुनकर
सोहन बोला, और तुम तो खुद ही उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा था, अब क्यों रो रहे हो? आप ही लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, अब वह जा रहे हैं तो खुशी खुशी रहो, खूब बनाओ, खूब खाओ, बाहर घूमने जाओ, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 2 दिन में घर खाली चाहिए हमें। सुमित अपने बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगा। नहीं बाबूजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, कहकर पैरों में गिर गया। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। जगदीश प्रसाद जी सुमित का रोता चेहरा देख मुस्कुराने लगे और बोले, अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? सुमित ने अपने बाबूजी को गले लगा लिया और हाथ पकड़कर घर ले आया। मान सम्मान के साथ अपने बाबूजी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।